जी आरक्षण के विरोध में ये उग्र आंदोलन इस कदर आगे बढ़ जाएगा कि देश की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आज ये हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट की आज की सबसे बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुमेरा खान भी मौजूद हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ गया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है कि वो देश में अंतरिम सरकार बनाने जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने देश के छात्रों से शांति की अपील की है, लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए हैं। पीएम आवास में जमकर लूटपाट हुई है। प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर अभी भी मौजूद हैं और जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसमें मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई है। शेख मुजीबुर रहमान जो संस्थापक थे बांग्लादेश की, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया है। इस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं। हिंसक हालात हैं, अराजक तत्व सड़कों पर मौजूद हैं। सेना का कहना है कि हम नियंत्रित कर रहे हैं इस स्थिति को। सेना सड़कों पर उतर रही है, नियंत्रित करेगी जल्द से जल्द। ये भी कहा गया सेनाध्यक्ष द्वारा कि हिंसा के जरिए कोई भी विकल्प नहीं तलाशा जा सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच सकती हैं शेख हसीना। दिल्ली से ये जानकारी मिल रही है कि लंदन जा सकती हैं शेख हसीना, यानी दिल्ली पहुंचेंगी। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे के आसपास, यानी अब से कुछ देर बाद शेख हसीना के विमान की थोड़ी देर में दिल्ली में लैंडिंग होगी और फिर यहां से वो आगे जा सकती हैं। लंदन के बारे में बात की जा रही है कि वहां वो जा सकती हैं या फिनलैंड जा सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है थोड़ी देर में। लेकिन सबकी नजरें बनी हुई हैं कि शेख हसीना क्या दिल्ली पहुंचेंगी। जी हाँ, तो शेख हसीना के विमान की लैंडिंग होनी है दिल्ली में आपसे बस थोड़ी देर बाद। और अहम खबर, ढाका में मुजीब मेमोरियल में भी आग लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब मेमोरियल को भी आग के हवाले कर दिया है। यानी शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजीब मेमोरियल में इस वक्त आग लगा दी गई है, आग के हवाले कर दिया गया है ये पूरे मेमोरियल को। प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से यहां पर उग्र प्रदर्शन किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तख्ता पलट के बाद भी हालात काबू में आते फिलहाल बांग्लादेश के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। आरक्षण की आग इतनी धधक जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। मुजीब मेमोरियल के पास की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने मेमोरियल को आग के हवाले कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि शेख हसीना की तस्वीर को भी उतार दिया गया है। तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आया है शेख हसीना की। देखिए ये जो तस्वीर लगी हुई थी इसको उतार दिया गया है क्योंकि लोगों के अंदर इतना गुस्सा इस वक्त है। तो देखिए ये सेना के जो अधिकारी हैं वो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने तस्वीर को नीचे उतार दिया है। ये प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में बांग्लादेश की आर्मी ने तस्वीर उतारी है। देखिए तस्वीरें देखिए, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ गुस्सा है। उनकी पार्टी के जो मुख्यालय था बांग्लादेश में ढाका में, उसमें आग लगा दी गई है। और अब जानकारी ये तस्वीर सामने ये कि कैसे आर्मी ने शेख हसीना की तस्वीर ही उतार दी। और बड़ी खबर है, बांग्लादेश के पीएम आवास में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। पीएम आवास में भारी उपद्रव जारी है, सामानों की लूटपाट करते नजर आए उपद्रवी। तो जिस तरह की तस्वीरें इससे पहले भारत के एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की आपने देखी थी, हूबहू वैसी ही तस्वीरें अब बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के पीएम आवास में भारी उपद्रव हो रहा है और उग्र प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर दाखिल हो चुके हैं और लूटपाट का सिलसिला लगातार जारी है। जिसकी जो मर्जी हो रही है वो चीज उठा ले रहा है, वो सामान उठा ले रहा है। कुल मिलाकर अराजकता का ये दौर अब कितना लंबा खिंचेगा बांग्लादेश में ये कोई नहीं जानता। ढाका में पीएम आवास यानी ढाका की सबसे सुरक्षित इमारत में प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं और जमकर लूटपाट की जा रही है और दिखाने की कोशिश कि हम पीएम आवास के अंदर आ गए। प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि इस वक्त ढाका और बांग्लादेश के बाकी शहरों में क्या आलम है, क्या हालात हैं।
देखिए ढाका में इस वक्त जबरदस्त हिंसा हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ढाका में सड़कों पर उतरे हुए हैं प्रदर्शनकारी। अलग अलग जगह वो पहुंच रहे हैं। शेख हसीना के पिता की मूर्ति को तोड़ा गया है, लेकिन ये देखिए कैसे हाथ में लाठी डंडे लेकर पीएम आवास में, मुजीब मेमोरियल पर, इन तमाम जगहों पर पहुंचे हैं और प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी है। ये 3 तस्वीरें देखिए, ये देखिए पीएम आवास के भीतर की 3 तस्वीरें, जो वहां किस तरह की अराजकता इस वक्त है वो बयां करने के लिए काफ़ी हैं। पीएम आवास के भीतर ये प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। शेख हसीना छोड़ चुकी हैं देश, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली उसके बाद अंदर घुस गए, खाना खाया, सामान जो हाथ लगा है वो यहाँ से लेकर बाहर गए हैं। सेना ने कहा है कि उनके कब्जे में है पूरा इलाका, वो पूरी तरह से इस हालात को नियंत्रित करेंगे, लेकिन अभी तक सेना ने पीएम आवास पर कब्जा नहीं जमाया है। वहां पर देखिए किस तरह से पीएम आवास में अलग अलग तस्वीरें बयां करती हैं कि यहां पर किस तरह की अराजकता इस वक्त है। पीएम आवास में लोगों के हाथ जो सामान लग रहा है वो अपने हाथ में लेकर वहां से निकल रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरा सामान अलमारियों से निकालकर बाहर रखा गया है, कपड़े तक नहीं छोड़े हैं, कपड़े उठाकर ले गए हैं, सामान उठाकर ले गए हैं, जो हाथ जिसके लगाए वो यहाँ से ले गया। यहाँ तक कि जो जानवर पीएम आवास के भीतर थे उन तक को यहाँ से उठाकर ले गए हैं लोग। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि बांग्लादेश में इस वक्त किस तरह की स्थिति है, किस तरह की अराजकता है जब पीएम आवास के भीतर तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शाहब इनाम खान जुड़ गए हैं जो ढाका से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शाहब इनाम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इस वक्त ढाका से जो जानकारियाँ आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत चिंताजनक हैं। ये जानकारी भी मिल रही है कि जो हिंसा हो रही है वो आवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ हो रही है, उनके पार्टी के मुख्यालय में जो आग लगाई गई है वो है। इसके अलावा वहाँ पर सड़कों पर हिंसा आम लोगों के खिलाफ भी हो रही है। क्या इस तरह की जानकारी आपके पास भी है? क्या है ढाका में इस वक्त हालात? Thank you very much. The first thing that you need to understand that this has been a result of last few weeks massive, what I call political claustrophobia, which has led to the killing of more than 200 people. And I think that has created a major bottleneck for the Awami League to understand the ground reality. Now, if you look at the ground reality at the moment, I mean, the people are rejoicing without any doubt. I mean, as long as you're not Awami League activist or Awami League, what I would call the top leadership, the mass people are very happy. The students who are the key actor of this particular movement are extremely happy, and we get to see that all of them are rejoicing. They have actually greeted the military very, very happily, and when the military was leaving, many of them actually shook hands. It was not the case that when it was with the police. So you can now see that people, there are, of course, vandalism, ransacking of the former Prime Minister's house is very much there. But I won't take it as a widespread issue, but certainly a limited issue. We also see that particular ransacking as there's a very, very strong concern, and there are stories that are coming out from Dhaka and other places in Bangladesh that the minorities are being targeted. Is that true? And how widespread is that? I won't deny that, most certainly not, because when it comes to the widespread, those who are pretty much seen as very pro-Awami League and who has been a willing accomplice to Awami League is now being targeted by many actors. I mean, it is not only the students, but we also have to understand that for last 15 years, the way the Islamist political parties, BNP and many other political parties were sent to talk is coming back. I mean, had they been dealt with politically, things would have been बिल्कुल कई अहम सवाल हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, जो तस्वीरें इस वक्त ढाका से सामने आ रही हैं, क्या ये माना जा सकता है कि इन हालात में जिस तरह से शेख हसीना ने देश छोड़ा है उसके बाद प्रदर्शनकारियों का जो गुस्सा है उसमें और उबाल आया है? ये सवाल मैं आपसे लूं उससे पहले एक अहम खबर बांग्लादेश के नए पीएम को लेकर। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को देश की कमान सौंपी जा सकती है। वो नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बांग्लादेश के नए पीएम कौन होंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा था और अब इसका जवाब मिल रहा है सोर्सेस के हवाले से। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम
फिलहाल सामने आया है। अमिताभ जी, अब मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन पहले सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो कि प्रोफेसर हैं, उन्हें बांग्लादेश की कमान सौंपी जा सकती है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनके बारे में और क्या जानकारी है और मोहम्मद यूनुस का नाम ही क्यों आगे बढ़ाया गया है? देखिए, मोहम्मद यूनुस के बारे में इसलिए कहा गया क्योंकि एक उनकी छवि जो है बहुत क्लीन है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको सिविल सोसाइटी में बहुत एक्सेप्टेंस है उनका। अच्छा। एक इकोनॉमिस्ट हैं खासतौर पे। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जो छोटे छोटे लोगों को, ग्रामीण लोगों को या फिर मिडिल क्लास को लोन देते हैं या फिर उनको इकोनॉमिकली इंपावर करते हैं। 2006 में उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और सबसे खास बात यह कि उनके नाम को लेकर अभी जो सहमति है वो सभी में बन गई, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी में भी, आर्मी के अंदर डिस्कशन को लेकर भी उनके नाम को डिस्कस किया गया। हालांकि उनकी एज जो है वो करीबन 84 साल की है, 1940 की उनकी पैदाइश है। और खास बात यह कि उनके रिफॉर्म्स को लेकर, उनके काम करने के तरीके को लेकर सब में सहमति है। लेकिन अभी भी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है समीर, और कहा जा रहा है कि लगभग उनके नाम को लेकर सहमति है। बट कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई ऐसे आप कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैं जो उनके नामों को लेकर अभी भी एतराज जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो जिसका रिलीजियस बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग हो। तो निश्चित तौर पर उनके नाम को लेकर डिस्कशन बहुत स्ट्रांग है। और आज कह रहे हैं कि कुछ देर में उनके नाम के जी हाँ, और ऐलान भी कर दिया गया। सुमित, आर्मी चीफ ने जो सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक की थी, उसका ऐसा लगता है कि ये नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। देखना यह है कि क्या इसका ऐलान जल्द से जल्द होता है या नहीं, और फिर क्या आगे कदम होता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो ढाका से हमें मिल रही है। ढाका में इस वक्त जबरदस्त हिंसा हो रही है। शेख हसीना के पिता की मूर्ति को तोड़ा गया है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया। संस्थापक बांग्लादेश के, उनकी मूर्ति को ध्वस्त करा गया, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया, उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति, जो शेख हसीना के पिता हैं, संस्थापक बांग्लादेश के, उनकी मूर्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। ये तस्वीरें ढाका से, बांग्लादेश से। तो देखिए, ये तस्वीर इस वक्त बता रही है कि प्रदर्शनकारियों में कितना गुस्सा है। आवामी लीग के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं उपद्रवी। पार्टी का बैनर भी हटा दिया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें, आवामी लीग के दफ्तर में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। यहां पर जो बैनर लगा हुआ था, पार्टी का नाम जिस पर लिखा हुआ था, उसे भी हटा दिया गया है। सड़कों पर भी जमकर आगजनी की गई है। बॉन्ग बंधु के नाम से मशहूर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी तोड़ने की गई है कोशिश। इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। अमिताभ जी, ये किसने सोचा था? आरक्षण 30% कोटे को लेकर जो आंदोलन चल रहे थे, जिस तरह से आरक्षण विरोधी और समर्थक आमने सामने नजर आ रहे थे, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शेख हसीना इस विरोध प्रदर्शन पर काबू पा लेंगी। दमन की कोशिश भी की गई, दबाया भी गया इस विरोध को, लेकिन उसके बावजूद भी ये नौबत कि देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। देखिए, पिछले 15 साल में शेख हसीना के साथ जितने भी चुनाव हुए थे उसमें ऑपोजिशन ने उसका बॉयकॉट किया था। इस बार भी 300 में से 288 सीटें उनको मिली क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं था और एक सिविल सोसाइटी न के बराबर रह गया था। लेकिन हसीना के साथ सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव किया था। पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो पूरे बांग्लादेश की जीडीपी 3 गुनी बढ़ी थी और लोग ये मानते थे कि इसमें शेख हसीना का ही हाथ था। लेकिन एक सक्षम ऑपोजिशन का न रहना भी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक होता है। और जो सड़कों पे लोग आए हैं, खासकर यूथ, उसमें आप माने 1,80,00,000 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं पूरे बांग्लादेश में। ये जो जीडीपी बढ़ा है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा है और ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जो क्लॉथ एक्सपोर्ट या कपड़े निर्यात किए जाते हैं उनके चलते हुआ है। लेकिन जिस तरह आपने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम लिया, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक बहुत ही अच्छे आदमी और नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं। ग्रामीण बैंक के वो संस्थापक रहे हैं। माइक्रो क्रेडिट लेंडिंग में उनका बहुत बड़ा मॉडल रहा है। ग्रामीण टेलीफोन में महिलाओं को साक्षर किया है उन्होंने। और साथ ही साथ शेख हसीना ने उनको काफी राजनीतिक प्रताड़ना दी थी, उनको जेल जाने तक की भी नौबत आ गई थी। तो ये दिखाता है कि एक पूरे बांग्लादेशी सिविल सोसाइटी में ऑपोजिशन नहीं रहने के चलते ये हिंसा भड़की है। और आज जो हम देख रहे हैं वो आरक्षण के विरोध के आड़ में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसके साथ जो इस्लामिक संगठन है जमात इस्लामी, वो
आगे आई है और उसका छात्र संगठन भी बहुत लीड लिया है। और अमिताभ जी, इसी वजह से ये भी देख रहे हैं कि जो गुस्सा है या जो इस वक्त हम सड़कों पर प्रदर्शन देख रहे हैं वो आवामी लीग के नेताओं, उनके पार्टी के दफ्तर के खिलाफ खासतौर पर दिखाई दे रहा है। हम एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं। हसीना की पार्टी के सांसदों के घर पर भी हमला किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सांसदों के घरों पर हमला कर रहे हैं। कई बांग्लादेशी सांसदों के घर में तोड़फोड़ की गई है। तो दफ्तर में आग लगा दी गई है। जो मुख्यालय था आवामी लीग का यानी शेख हसीना की पार्टी का जो मुख्यालय था उसमें आग लगा दी गई। जो सांसदों के घर हैं उसमें भी तोड़फोड़ की जा रही है। यानी अगर आप आवामी लीग की लीडरशिप से ताल्लुक रखते हैं तो इस वक्त आप बांग्लादेश में, ढाका में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। और देखिए एक और ताजा तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। बंगबंधु की एक और मूर्ति में आग लगा दी गई है। कुश्तिया 5 रोड चौराहे पर आग लगा दी गई है बंगबंधु की प्रतिमा में। ये देखिए आप तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस वक्त किस तरह से उबाल पर है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा थी उसके ऊपर चढ़ गए थे प्रदर्शनकारी और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे। अब ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंगबंधु की एक और मूर्ति चौराहे पर लगी, इस मूर्ति को आग के हवाले कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। सुमित, एक तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ अभी क्या जानकारी मिल रही है शेख हसीना के एयरक्राफ्ट को लेकर? कब तक वो दिल्ली लैंड कर सकती हैं और यहां से आगे की प्लानिंग क्या है? दिल्ली के बाद आखिर वो कहां जा सकती हैं, कहां रवाना हो सकती हैं, इसे लेकर कुछ डिटेल मिल पाई है क्या? देखिए बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपने बांग्लादेश के हालातों के बारे में पूछा। भी करंट सिचुएशन ये है कि उनके जो चीफ जस्टिस है उनके घर को अटैक कर दिया गया है। वहां पर लगातार हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार अवामी लीग के जो ऑफिसेज है उनको टारगेट किया जा रहा है और ये सारी स्थिति जो है वो खास तौर पर आप देखें पूरे बांग्लादेश में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस को, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है लगातार। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चीफ जस्टिस हों, जो अवामी लीग के जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े एमपीज हैं, होम मिनिस्टर है, सबके घर को एक साथ अटैक किया जा रहा है। और शेख हसीना की अगर आपने बात की, 5 बजे के करीब कहा जा रहा था, 5 साढ़े 5 बजे के करीब उनका जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा। थोड़ी देर रुकने के बाद वो लंदन की तरफ रवाना होगी। वो लंदन जा सकते हैं या फिर यूरोप के किसी और देश जा सकते हैं। इसको लेकर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है समीर की वो थोड़ी देर रुकने के बाद भारत से यहां से रवाना होंगी और उनकी मूवमेंट को भी थोड़ा सीक्रेट रखा गया है क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कहीं अटैक ना हो। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से घटनाक्रम बदला है उससे ना सिर्फ पूरा बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया भर की नजरें इस समय शेख हसीना और बांग्लादेश पर ही है। जी, हमारे साथ कमर आगा भी जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार एक्सपर्ट हैं। कमर साहब, एक बहुत अहम मुद्दा जो इस वक्त बांग्लादेश में हालात बने हुए उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त आवामी लीग के नेताओं को, लीडरशिप को, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके घर पर टारगेट किया जा रहा है। यानी जो भी डिस्पेंसेशन में अथॉरिटीज़ हैं, जो पावर जिनके हाथ में थी, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, वो इस वक्त सुरक्षित नहीं है। ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ था। जो आम युवा थे वो रोजगार को लेकर सड़कों पर उतर रहे थे। ये राजनीतिक कितना है और इसमें आम लोगों की भागीदारी कितनी है? क्योंकि आम लोग हैं इस वक्त जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसी में बीच में शामिल है राजनीतिक दल भी। सुमेरा, कई चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ के ऊपर स्टूडेंट मूवमेंट जो शुरू हुआ था उसमें बाद में वहाँ की जमात इस्लामी ने उसको ज्वाइन किया, उनकी छात्र संगठन जो है जमात इस्लामी की उसने ज्वाइन किया। अब फिर उसके अलावा जो प्रो पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है वहाँ पे जो काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी समय से हैं, हुजी जैसा जिसने भारत में और ये जो ईस्टर्न इंडिया है इसमें काफ़ी उपद्रव भी मचाया था, बंगाल के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में। ये सारे ग्रुप जो इस वक्त अराजकता फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये प्रो पाकिस्तानी ग्रुप हैं। ये चाहते हैं कि शेख हसीना और उनके साथ साथ पार्टी को भी ख़त्म किया जाए किसी सूरत से, और वो उसको कर रहे हैं। वो ग्रुप हैं जो एंटी इंडिया हैं। ये वो ग्रुप हैं नहीं चाहते थे कि भारत के साथ अच्छा संबंध हो, और ये लोग जो है लेकिन बांग्लादेश में एक चीज हमने देखी है, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सेकुलर भी है। वहाँ काफी समय से टसल सेकुलरिस्ट वर्सेस इस्लामिस्ट वहाँ पे चल रही है। और अब ये है कि शेख हसीना से उम्मीद थी बहुत, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गई और वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन इतनी। फिर ऐसे में कमर आगा साहब, ये भी बड़ा सवाल है कि हालात यहाँ तक क्या पहुंचे? मिस हैंडलिंग हुई है सिचुएशन को, हालात को सही से हैंडल नहीं किया शेख हसीना ने। क्या वजह रही कि हालात यहाँ तक पहुंच गए? कई वजहें थी।
वो एक ग्रुप के पीछे जैसे होता है, लीडर्स बैठ जाते हैं, चंद खुशामद खोरे जिसे कहते हैं, वो इनको घेर लेते हैं और वो उसी में उन्हीं के साथ थी, वो उनको ट्रस्ट में, उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करती थी। जनता से उनका टच बिल्कुल कट गया था, वो जनता के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी कि वहां पे किस तरह का मूड है, क्या है, वो समझ नहीं पा रही थी। और दूसरी बात ये कि वहां के ऊपर जो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप है वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, दूसरी जगहों पे भी है। उससे जिस तरह की लड़ाई होनी चाहिए थी, इन्हीं ने नहीं लड़ाई की, बल्कि इन्हीं ने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया उस ग्रुप से, जो और घातक हुआ। उसकी वजह से ये और सक्रिय होते चले गए और अंत में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके, हाँ, अगर ये लंबी लड़ाई लड़ती, सड़क पे उतरती, उन लोगों के खिलाफ कैंपेन करती तो नहीं होता, लेकिन उन्हीं ने ऐसा न कर, कंप्रोमाइज करने से और हालात बिगड़े हैं। अगर दूसरी बात ये कि दूसरी तरफ इकोनॉमिक बहुत खराब थी, जीडीपी तो बढ़ रहा था, लेकिन ये कि रिच एंड पुअर गैप जो था पैसे वालों का और गरीबों के बीच में, वो भी बहुत बढ़ रहा था। ये फिर एग्रीकल्चर, बिल्कुल, यानी वजहें आपके हिसाब से कई थी और गलतियां भी कई हुई हैं शेख हसीना की सरकार से, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, देश से भागना पड़ा है। ढाका एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, ये एक और ताजा अपडेट आ रही है। ढाका एयरपोर्ट पर सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। तो आप देखिए बांग्लादेश में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। ये जो वहां से खबरें आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं ढाका एयरपोर्ट पर सारे के सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना की पार्टी के एक और दफ्तर में आगजनी हुई है। यानी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दफ्तर मुख्यालय में आग लगाई गई, अब एक और दफ्तर में आग लगाई गई है, ये जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ आगजनी की है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए शेख हसीना की पार्टी के आवामी लीग के एक और दफ्तर में किस तरह से आग लगा दी गई है। यानी जहां पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां पर भी आवामी लीग के दफ्तर हैं, आवामी लीग की लीडरशिप है, बड़े नेता हैं, वहां टारगेट किया जा रहा है और उनको निशाना बनाकर वहां पर आगजनी की जा रही है। पार्टी दफ्तर को, आवामी लीग के एक और पार्टी दफ्तर था जिसमें आग लगाई गई है। इसके अलावा जो मुख्यालय था ढाका में, उसमें तो बहुत पहले आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई है। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि शेख हसीना इंदिरा गांधी के साथ नजर आ रही हैं। उस वक्त पिता के तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी, जब उनके पिता का तख्ता पलट किया गया था। अब उनका तख्ता पलट किया गया है। जबकि दूसरी तस्वीर आप देखेंगे बांग्लादेश से शेख हसीना जब रवाना हुई हैं और अब सवाल कायम है कि क्या शेख हसीना फिर भारत में शरण लेंगी। फिलहाल जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है वो तो यही है अमिताभ जी कि वो भारत में शरण नहीं लेंगी। दिल्ली आकर वो लंदन या फिनलैंड के लिए या फिर किसी दूसरे यूरोपीय देश के लिए रवाना हो सकती हैं। लेकिन बांग्लादेश के हालात अब किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर अभी जो वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है जमाते इस्लामी, उसने जो कहा है कि हमारा ढाका मार्च पूरी तरह से कामयाब रहा। ये तो सीधे तौर पे बता रहा है कि ये स्टूडेंट्स या नौजवानों का आंदोलन नहीं, बल्कि इस आंदोलन के पीछे एक पॉलिटिकल मंशा भी थी जो कामयाब हुई है। कि बांग्लादेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। जमाते इस्लामी उसको सपोर्ट करती है। हालांकि जमाते इस्लामी के एक्टिविस्ट काफ़ी हैं, आइडियोलॉजिकली और रिलीजियसली बहुत चार्ज्ड हैं, भारत विरोधी हैं और उनके मोबिलाइजेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। जो स्टूडेंट्स मूवमेंट भी हुआ जो दोबारा जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ उसमें उसके जो स्टूडेंट विंग है जमात इस्लामी का, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और ये कहा भी जाता है कि जमात इस्लामी को आईएसआई का भी समर्थन प्राप्त है। इसमें भारत की सबसे स्थिति विकट हो जाएगी। विकट इसलिए भी होगी कि 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी तो 1975 में उनकी बेटी को शेख हसीना को दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में 75 से 81 तक वो दिल्ली में रही थी। यानी एक तरह से माना जाता है कि अगर शेख मुजीब या उनकी पार्टी या उनके परिवार को कोई प्रश्रय देता है तो वो भारत ही है। जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जातीय पार्टी, जो मोहम्मद इरशाद की पार्टी है, जो वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर रहे थे, वो भारत के प्रति एंटी है लेकिन न्यूट्रल है। वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी या जमाते इस्लामी पार्टी जैसा उनका मुखर विरोध नहीं है। लेकिन इस समय जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो भारत के लिए इसलिए भी बड़ा दुविधा वाला है क्योंकि भारत नहीं चाहता कि एक जो रूलर वहाँ से छोड़ के भागा है उसको भारत में शरण दी जाए। इससे बांग्लादेश के लोगों का और बांग्लादेश का भारत के प्रति द्वेष और बढ़ेगा। और ऐसे समय में जब पाकिस्तान एक्टिव है, चाइना बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो भारत का जो एक बॉर्डर था, जो बॉर्डर है, वो उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। बॉर्डर ही नहीं,
उसके बांग्लादेश के बॉर्डर हमारे 7 यानी एक स्टेट तरह से की- मिलते हैं। एक तरह की अस्थिरता आएगी अगर हालात इसी तरह के बने रहते हैं बांग्लादेश में, और वो भारत के लिए चिंता की बात है। भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध भी हमेशा से जिस तरह के रहे हैं, ऐसे में भारत चाहेगा कि वो शेख हसीना को प्रश्रय तो दे ही, लेकिन वहाँ के लोगों की भी बात सुनी जाएगा। और बड़ी खबर बता देते हैं, पीएम आवास में बांग्लादेश में बिरयानी की लूट हुई, खाने पर टूट पड़े प्रदर्शनकारी। उसकी तस्वीरें सामने आई, दिखाती हैं कि कैसे, देखिए खाना, ये वहाँ पहुँचे जो पीएम आवास का किचन है, और वहाँ पहुंचकर जो खाना वहाँ मौजूद था, जो लंच का खाना वहाँ मौजूद था, उस पर देखिए किस तरह से टूट पड़े प्रदर्शनकारी। और बिरयानी की लूट हुई यहाँ पर ढाका में पीएम आवास के भीतर। तब जब शेख हसीना देश छोड़कर यहाँ से जा रही थी, तो ऐसे में यहाँ देखिए किस तरह से ये तमाम प्रदर्शनकारी पीएम आवास में, शेख हसीना के आवास में भीतर जाकर खाने पर टूट पड़े। तो पूरी तरह से अराजकता का माहौल इस वक्त पीएम आवास के भीतर नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू घरों में भी आगजनी की खबर अब सामने आ रही है। हिंदू घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उपद्रवी चुन चुनकर लगा रहे हैं आग। ये देखिए तस्वीरें, कुछ बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आग के हवाले किया गया है कुछ घरों को। और जो जानकारी अभी तक शुरुआती तौर पर हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक चुन चुनकर इन घरों को निशाना बनाया गया है। हिंदू घरों में की गई है आगजनी। हमारे साथ कमर आगा साहब मौजूद हैं। कमर आगा साहब, किस तरह से आप देखते हैं ये जो डेवलपमेंट है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक सामने आ रहा है। चुन चुनकर अगर हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस थॉट के पीछे, इस विचार के पीछे क्या जमाते इस्लामी हो सकता है? जी, जमात इस्लामी, फिर वहाँ के ऊपर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं इस तरह की हरकतें करने में, काफ़ी ट्रेंड हैं। पाकिस्तान से उनको ट्रेनिंग मिली है। और फिर हम सभी जानते हैं कि ये सब पाकिस्तान और चाइना की एक एक्सिस है, जो बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि बांग्लादेश पे उसका वर्चस्व बन जाए, प्रो चाइना गवर्नमेंट वहाँ पे बन जाए, और चाइना जहाँ जाता है वो साथ में पाकिस्तान को भी ले आता है। तो ये बहुत समय से चल रहा था। दूसरी बात ये भी है कि ये जितने भी इस तरह के तत्व हैं, जमात हो या कुछ भी हो, ये अल्पसंख्यक के बहुत खिलाफ हैं। मुझे डर इस बात का है कि बड़ी संख्या में पलायन भी हो सकता है वहां से, अगर आर्मी तुरंत एक्शन नहीं लेती। आर्मी ने सत्ता तो हासिल कर ली है, मगर अभी तक कोई वो सड़क पे नहीं दिखाई दे रही, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा है। वो जो बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जान के वो डिले कर रहे हैं ताकि वो मार्शल लॉ लगाएं। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई प्रोग्राम है कि वो किसी सिविलियन गवर्नमेंट को गठन करें। इसलिए वो अलाउ कर रहे हैं कि थोड़ी देर और हालात बिगड़े ताकि वो फिर कंट्रोल करें और मार्शल लॉ डिक्लेयर करें। जी, और बांग्लादेश के लिए फिर वो कोई नई बात भी नहीं होगी कि सेना के अंडर चला जाएगा शासन और सेना वहाँ पर राज करेगी कुछ समय के लिए। लेकिन माफ़ कीजिएगा सर, रोक रही हूँ आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, वो ले लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदू घरों में भी आगजनी की जा रही है, हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी चुन चुनकर आग लगा रहे हैं हिंदू घरों में, यानी वहाँ पर जो हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने भी बड़ा बयान दिया है, सेना को फायर ना करने के आदेश दिए गए आर्मी चीफ द्वारा। बांग्लादेश में कोई इमरजेंसी नहीं है, कहा है आर्मी चीफ ने। छात्रों की सभी मांगे मानेंगे, ये भी उन्होंने साफ किया। तब जब वो आए थे, संबोधन किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार की भी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बांग्लादेश के हालात को लेकर ब्रीफ किया जा रहा है। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये अहम जानकारी भी सामने आ रही है, क्योंकि जाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बहुत गंभीर हालात हैं, उस पर भारत ने भी नजर बनाकर रखी हुई। और बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहां से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के में जो स्थित है बांग्लादेश का उच्चायोग, और उसके बाहर आपको दिखाएं तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हालात बने हैं, उन हालातों को देखते हुए
किसी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो, उसको देखते हुए ये देखिए यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन जो है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा रही है, बैरिकेडिंग की तैनाती जो है वो यहाँ पर कर रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात और हिंसा भरी जो गतिविधियाँ बांग्लादेश के अंदर चल रही है, ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सुरक्षा जो तैनाती है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी जा रही है ताकि कोई भी अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से अंदर की तरफ ना जा सके। इन तमाम चीजों को देखते हुए और हमारे सहयोगी जीत भाटी इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं वहीं से। जीत, इस वक्त जरा आप ये भी बताइए, अभी आपकी रिपोर्ट ही हम देख रहे थे कि वहां पर किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक धमकी भी आई है। जमाते इस्लामी ने कहा है कि वो देश जो कि शरण दे रहे हैं शेख हसीना को, उनकी एम्बेसी का भी घेराव किया जाए। ये तो वहां से धमकी आई है, यहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, शेख हसीना के मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए आपको पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, जरा वीरेंद्र दिखाइए। ये देखिए सामने आपको दिखा देगा बांग्लादेश का हाई कमीशन है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और वीरेंद्र जरा नज़र आप जिधर भी दौड़ाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में गुस्सा है शेख हसीना उनके जो पार्टी है आवामी लीग के खिलाफ, और ये भी कहा गया कि जहाँ जहाँ उनको मदद मिल सकती है वहाँ पर इस तरह की घटना भी घट सकती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर लंबी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ा दी गई है। और साफ तौर पर यहाँ पर बैरिकेडिंग इसलिए की गई, कोई भी आकर किसी प्रकार के घटना ना घटे। अब देखिए बात यह है कि जिस तरीके से 2 महीनों से वहां पर छात्र आंदोलन चल रहा था, उसके बाद जो हालात बिगड़े हैं, जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में उनकी खबर आई कि भारत आ रही, भारत से आगे वो लंदन जाएंगी, उसको लेकर जाहिर सी बात है सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि सबकी नजर है बांग्लादेश उच्चायोग पर। लेकिन इस बीच बांग्लादेश के हालात पर ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार इस मुद्दे पर फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पार्टी भड़काऊ बयान न दे, बंगाल और देश की शांति को बनाए रखें। ममता बनर्जी ने शांति की अपील की है, कहा है कि भारत सरकार इस पर नजर बनाए रख रही है और फैसला भी भारत सरकार करेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि कोई भी भड़काऊ बयान न दे और हालात को भड़काने की कोशिश ना की जाए। लेकिन साथ ही आपको ढाका में किस तरह के हालात हैं ये वो भी दिखा देते हैं। ढाका में आगजनी की ये नई तस्वीर देखिए। तो देखिए आगजनी लगातार हो रही है। अमिताभ जी, ये जो अभी हालात बने हैं जिसमें आगजनी हो रही है, ये लगातार कहा जा रहा है कि बीएनपी या अवामी के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं, उनके स्टूडेंट विंग हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है उसमें आम लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। क्या शेख हसीना दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर पाई, या वो जिस तरह से विपक्ष को लगातार बाहर रख रही थी, चुनाव में भी किस तरह से विपक्ष विहीन चुनाव हुआ था, क्या उस वजह से भी उनको और लेजिटिमेसी मिल गई और इस वजह से ये हालात बने? देखिए, पिछला चुनाव जो हुआ था जनवरी में, उसमें विदेश के जितने भी बड़े डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, उन सब ने कहा था कि हम जितने भी अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं उनको हम वीज़ा नहीं देंगे वहाँ आने का। उनका प्रोटेस्ट यही था कि यहाँ सिस्टमैटिकली ऑपोजिशन को ख़त्म किया गया है। जितने भी बड़े लीडर हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी के, जमात इस्लामी के, जातीय पार्टी को, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि शेख हसीना जो उसके जो लीडरशिप थी उसको भी उन्होंने साइड में रखा हुआ था और वो खुद अपने सारे डिसीजंस ले लेते। और एक बहुत बड़ा इंप्रेशन जो उनके खिलाफ है वो है कि ये बहुत करप्ट गवर्नमेंट। जी, यहाँ पर आपको माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक तो हम तस्वीरें देख रहे थे ढाका में पीएम आवास की, लेकिन अब संसद भवन की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। बांग्लादेश की संसद के अंदर घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, सांसदों की कुर्सी पर बैठ गए हैं प्रदर्शनकारी, यानी गजब अराजकता की इस वक्त स्थिति नजर आ रही है ढाका के अंदर। अब संसद भवन भी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गया है पूरी तरह से, और जिसका जो मन कर रहा है वो संसद भवन के भीतर घुसकर बैठकर करता हुआ नजर आ रहा है। ये सांसदों की कुर्सी पर काबिज प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
संसद के भीतर प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या में मौजूदगी है, नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त पूरा संसद भवन प्रदर्शनकारियों के कब्जे में नजर आ रहा है। अमिताभ जी, आप जो कह रहे थे उसको कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ इन तस्वीरों पर भी एक टिप्पणी आपकी चाहेंगे। गजब अराजकता का माहौल है ऐसे। करप्ट हैं। एक प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि उनका एक नौकर $33 लाख उसके पास उसकी संपत्ति है और इन्होंने पब्लिकली क्लेम किया था, हालांकि नाम नहीं बताया था। तो एक इंप्रेशन ये भी हो गया था ये करप्ट है, डिक्टेटोरियल है, ऑपोजिशन को क्रश कर रही है और भारत समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। और इसके चलते ये सारा विरोध अब जो आपके सामने दिख रहा है वो सारा, देखिए ऑपोजिशन का नहीं रहना भी एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि वो प्रेशर वॉल्व जो होता है लोगों का एजिटेशन में वो निकल नहीं पाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ बिल्कुल वही आप अपनी हुआ। बात पूरी कीजिएगा, लेकिन देखिए ये तस्वीरें शेख हसीना के जो पार्टी का दफ्तर है उसमें आगजनी की तस्वीरें, और देखिए साथ ही जो झंडे आप इस वक्त देख रहे हैं ये जो बीएनपी पार्टी है उसकी तस्वीरें हैं। ये वो झंडे लेकर यहाँ पर मौजूद हैं लोग। तो आम लोग हैं, लेकिन आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी मौजूद हैं, इस भीड़ का हिस्सा हैं वो। और हम देख रहे हैं लगातार कि आवामी लीग के खिलाफ तो आक्रोश है ही, लेकिन जो दूसरे दल हैं उनके झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। तो यही बड़ा सवाल है कि ये जो अराजकता हो रही है इसमें क्या शेख हसीना हालात को भांपने में चूक कर गई? वो जिस तरह से काम कर रही थी उसमें लोगों के बीच जो विपक्ष है वो इस बात को बताने और पहुंचाने में कमर आगा साहब, आप भी जो बात कर रहे थे, अगर मैं वापस आपके पास आऊं, हम संसद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम सड़कों पर दिखा रहे हैं कि आगजनी हो रही है, और उससे पहले कुछ देर पहले जो आर्मी चीफों में कह चुके हैं कि पुलिस के खिलाफ क्योंकि गुस्सा है तो पुलिस पीछे हट जाए, कोई गोली नहीं चलाएगा। हालात को नियंत्रित करने की कोशिश सेना द्वारा क्या की जा रही है? क्योंकि अब तक फ्लैग मार्च होता हुआ दिखाई देता, कहीं पर प्रेजेंस दिखाई देती सेना की, तो क्या जो आप कह रहे थे उसमें तर्क फिर दिखाई देता है कि अभी इस तरह के हालात बने रहना देना चाहते हैं वो कुछ देर? मुझे ऐसे ही लगता है भाई, एक तरफ कहते हैं शूट एट साइड की ऑर्डर और सेना का डिप्लॉयमेंट नजर नहीं आ रहा कहीं। पुलिस पहले ही हट गई है, कंट्रोल से बाहर हो गई थी, वो कल से कह रही थी कि हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पहले सेना ने कहा कि हम जनता के साथ हैं, शेख हसीना की से कोऑपरेट करना बंद किया, फिर आज वो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, और फिर उसके बाद उन्हीं ने कहा कि हमने सेना ने कमर सत्ता ले ली है। साहब माफ कीजिएगा, आप बात पूरी करिए, लेकिन हम तस्वीरें दिखा दें। ये ढाका में आगजनी की तस्वीरें, और देखिए किस तरह की आग लगी हुई है, किस तरह की भीषण आग लगाई गई है, और आसमान में कितनी दूर तक ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जी कमर साहब, बात पूरी करें अपनी। तो क्या सेना आपके मुताबिक एक रणनीति के तहत ये कर रही है? ये जान के वो अलाउ कर रहे हैं थोड़ी देर, और मेरा ख्याल है उसके बाद ये मार्शल लॉ ही लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो तत्व हैं अराजकता फैला रहे हैं ये बहुत ट्रेंड हैं, इन्हीं ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। ये वही लोग हैं जो हुजी और दूसरे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे, और ये एक्सपर्टाइज है इनकी कम समय में ज्यादा जगह के ऊपर अराजकता फैला देना। जनता के बीच में घुस जाते हैं, वहाँ ये सब काम करते हैं और उसके बाद एक हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ के ऊपर जो थी काफी समय से ये बिल्कुल टच में नहीं थी शेख हसीना, और उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जबकि वो जानती थी कि इलेक्शन वो किसी तरह से जीत गई हैं, बहुत कम वोटों से जीती थी। उसके बाद तो कम से कम उनको ध्यान देना जी बिल्कुल। खबर आ गई साहब, इकोनॉमी के ऊपर और दूसरी चीजों, गरीबी बहुत है जी। फ्लड वहां पे ऐसा आता है जिसकी कोई है नहीं, बरसात में एग्रीकल्चर सब बिगड़ गई है, सूखा पड़ने लगता है बाद में कुछ एरियाज में। तो कोई निजाम कोई वो चल नहीं रहा था बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से आम जनता बहुत नाराज थी, और उसका गुस्सा हमको देखने को भी मिल रहा है। उसके बीच में ये भी अराजकता वाले जो तत्व होते हैं वो भी जुड़ गए हैं, और खतरा इस बात का है कि ये फैल जाएगा, और फिर ये कि सारा सबसे ज्यादा गुस्सा जो उतरता है वो माइनॉरिटीज पे उतरता है। वहां पे अगर ऐसा हुआ, नहीं कंट्रोल हुआ जल्दी, तो पलायन भी शुरू हो जाएगा वहां से भारत की तरफ, खासतौर से। बिल्कुल, और अगर हिंसा का दायरा इसी तरह से बढ़ता रहा तो हालात को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सुमित, ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें ढाका से सामने आ रही हैं। किस बड़े पैमाने पर आगजनी हुई है ये अब सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और कमर आगा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पाकिस्तान समर्थित कुछ संगठन इस हिंसा को हवा देने का काम कर रहे हैं, और वो फुल्ली ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस तरह के हालात में आग में घी डालने का वो अक्सर काम इससे पहले भी कर चुके हैं।
देखिए बिल्कुल तारिक रहमान का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। लगातार अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर है, एक बिजनेसमैन है और कहा यह जाता है कि उनके ऊपर आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है, उनको लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। और लंदन बेस्ड एक ऐसे ना सिर्फ बिजनेसमैन है बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है जो लगातार आईएसआई के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। और यही वजह है कि देखिए पाकिस्तान के हाथ होने को इसमें से बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। लगातार वहां की जो एजेंसीज है, वहां की जो एम्बेसी है, वो इसको लेकर काफी लंबे समय से काम कर रही थी। और तारिक रहमान का नाम हमेशा कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में, कई चीजों में, यहां तक कि जो पीएमओ ऑफिस है बांग्लादेश का, उसमें भी सामने आया था कि कैसे लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के नाम को दरकरार आप नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर लोगों के सेंटिमेंट्स को, वहां के, अब ये कोई नया ताजा मामला नहीं है समीर, ये 2018 से चलती हुई आ रही चीज है जिसको लगातार कैश किया गया, जिसको लगातार बढ़ाया गया। और पिछले एक महीने के अंदर ये हर बार जब भी शेख हसीना ने कोई डिसीजन लिया तो उनके काउंटर में बड़े प्रोटेस्ट जाहिर किए गए। और आपको याद है 24 घंटे पहले शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट कहा था। उसके बाद से ज्यादा मैसिव हो गया, लगातार ऐसा दिखाया गया, स्टूडेंट्स को बताया गया कि आपको टेररिस्ट से इंक्लूड किया जा रहा है, आपको उनसे कंपेयर किया जा रहा है। तो उसके बाद ये गुस्सा और ज्यादा भड़का और उसके रिजल्ट हम सब अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो प्लेबुक जो पहले से हमेशा से शेख हसीना इस्तेमाल करती आई थी, वो इस बार काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो पहले भी हमेशा इसी तरह के आरोप विपक्ष पर लगाती रही हैं और तब लोग समझते थे उस बात को या उसके साथ इत्तेफाक रखते थे। अब ये नहीं हुआ, अब विपक्ष ये बताने में कामयाब रहा कि देखिए नहीं, जो ये कह रही हैं वो गलत है, ये अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही है। बिल्कुल, देखिए उनके बारे में, उनकी लेगेसी को, उनके पैसे को लेकर, उनकी जो लग्जरीज लाइफ वो जीती है, उनके बारे में सारी चीजें को सार्वजनिक किया गया और खासतौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको लेकर बहुत तेजी से सर्कुलेशन की गई। अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लगातार जब जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनके घर में घुस रहे हैं, वो उनके साजो सामान को उठा रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में अलग अलग स्टोरीज बताई गई कि देखिए वो जो साड़ी पहनती है वो लाखों में होती है, उनके जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो भी लाखों में होते हैं, वो बाहर लंदन से आते हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का लोगों में गुस्सा था उनके कामों को लेकर, उनके लगातार उनके करप्शन को लेकर। और यही वजह है कि उन सारी चीजों को एक तरीके से स्पार्क दिया गया, उसको बढ़ाया गया ताकि लोगों का ये गुस्सा एक बड़े रिवॉल्ट में, एक बड़े कन्फ्लिक्ट में या फिर सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल सही बात है और वो होता हुआ भी इस वक्त हमें नजर आ रहा है ढाका की सड़कों पर। अमिताभ जी, अब आगे क्या? शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है, आर्मी ने यह कह दिया है कि वो अंतरिम सरकार का गठन करने जा रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। अब आगे क्या? बांग्लादेश को आगे कौन चलाएगा? देखिए, बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनकी लीडर जो है खालिदा जिया, वो खुद 81 साल की हैं और उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, उनकी पार्टी का कोई बयान नहीं आया है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं। वो ढाका में ही हैं, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है, लेकिन इस समय आर्मी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्मी एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है बांग्लादेश में, और अगर वो डिसाइड करती है कि किसी भी तरह वो पार्टी बन जाए इस इंटरिम गवर्नमेंट का, जिसके शायद मोहम्मद यूनुस पार्टी प्राइम मिनिस्टर बने, तो आगे चलकर सेना को हटाना एक बहुत बड़ा मुश्किल है। और हमने देखा भी है 1975 में जियाउर रहमान जो आर्मी के कैप्टन थे, जो उन्होंने हत्या के बाद मुजीबुर रहमान के आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने। उनके बाद 81 में जब उनकी असैसिनेशन हुई, फिर वहाँ पे आर्मी रूल हुआ। उसके बाद पूरे 80 के दशक तक आर्मी रूल रहा। HM इरशाद जब मर गए तो उनके बाद भी एक तरह से 7 पार्टी अलायंस चलता रहा 90s में। लेकिन इन सब के बीच जो डेमोक्रेटिक वॉइस है वो कहीं ना कहीं वहाँ स्थिर रही और वो उपज कर आती आई। जैसे HM इरशाद भी जब पावर से हटे, उन्होंने एक पार्टी बना ली, जातीय पार्टी, जो अभी भी है और उसकी भी सपोर्ट है। तो डेमोक्रेसी अभी भी वहाँ जिंदा है, इसीलिए शायद आर्मी जो है इंटरवीन करके वहाँ अपना पावर नहीं दिखाना चाहती है। इलेक्शंस होंगे, ऐसा लग रहा है, होंगे ही। और जो मोहम्मद यूनुस हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने सामाजिक क्रांति की है, और एक तरह से जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो एक लेजिटिमेसी मिलेगी सरकार को। और खासकर पिछली सरकार ने जो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उसको प्रोसिक्यूट किया था, उनके ट्रस्ट को कहा था कि ये अवैध है और उनको जेल जाने की 6 महीने का सस्पेंडेड सेंटेंस भी मिला था। तो ऐसे समय में बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको देखकर यही लग रहा है आने
वाले दिन चुनौतीपूर्ण तो होंगे, भारत जैसे देश के लिए और होंगे। माइनॉरिटीज पे अट्रॉसिटीज, जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं या जो अन्य कबीलाई समाज है वहाँ के लोग में, वहाँ एक अनिश्चितता बनी रहेगी। और भारत के 7 राज्य का बॉर्डर्स मिलता है हमारा। लेकिन आपको ये उम्मीद भी है कि वहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत हमेशा ना रहा हो, लेकिन उसकी जो ललक है लोगों के मन में कि लोकतंत्र हो, वो हमेशा से रही है और इस वजह से बार बार आंदोलन भी हुए हैं। कमर आगा साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आप अलग राय रखते हैं कि आर्मी इस वजह से, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं, आर्मी मार्शल लॉ शायद ना लगाना चाहे, इसलिए वो चाहे दिखाने के लिए ही सही लेकिन अंतरिम सरकार बनवाना चाहेगी या किसी को सिविल सोसाइटी से बैठाना चाहेगी कुर्सी पर, या अपने हाथ में लेगी? आपके मुताबिक क्या होगा? सुमेरा, देखिए सुमेरा, वहाँ पे आर्मी का रोल अच्छा रहा है। इससे पहले उन्होंने एक बार सत्ता में आए और उसके कुछ समय के बाद वो सत्ता में रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, फिर इलेक्शन भी कराया उनके यहाँ। दूसरी बात यह है कि वहाँ की आर्मी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। नेशनलिज्म भी आर्मी में काफी डीप रूटेड नजर आता है। और दूसरी बात यह है कि जो शेख हसीना ने एक सबसे बड़ी गलती ये की कि इस्लामिस्ट फोर्सेस से बजाय उनको कंटेन करने की, उनसे जो कंप्रोमाइजेज उनके किए, उनकी बहुत सी बातें मानने लगी, उसकी वजह से वो और स्ट्रांग होते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल खबर आगा साहब। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शाम 5 बजे के बाद कभी भी एयरक्राफ्ट शेख हसीना का लैंड कर सकता है दिल्ली। अब जानकारी मिल रही है कि हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग हुई है शेख हसीना के विमान की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ ढाका में तख्ता पलट से जुड़ी हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई।